तो कैसे हैं आप लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग हमारे मैन्युफैक्चरिंग के सैनिकों, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले ज्ञान के पुजारियों। इस बार हम अपना लास्ट टाइम का टॉपिक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर किए बिना अपने कानों में ईयरफोन डाल लो, वरना बाद में मत कहना वार्निंग नहीं की। तो इस बार जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, सबसे दिमाग खराब करने वाला झंडे टॉपिक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस का, यानी कि वेल्डिंग, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बात अपने आपको बोल दो कि कंट्रोल, कंट्रोल इंजीनियर कंट्रोल, क्योंकि भैया ये टॉपिक बहुत ही लंबा खिंचाने वाला है। हाँ, कोशिश करूंगा कि नींद ना आए आपको, लेकिन ये है बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक यार, मैं खुद पक जाता हूँ इसे पढ़ते पढ़ते। तो अपनी पिक्चर का जो सबसे फालतू घटिया हीरो है वो है वेल्डिंग, जिसे आप फोटो में देख ही सकते हो। तब उसकी एक डेफिनेशन समझ लेते पहले कि क्या है, क्या ये वेल्डिंग नाम का नमूना। तो एक ऐसा परमानेंट मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जिससे कि हम सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, मेटल हो या कभी कभी कोई कोई केस में नॉन मेटल भी हो, उनको हीट की एप्लीकेशन से विथ और विदाउट प्रेशर और फिलर मटेरियल ज्वाइंट करते हैं। तो ये तो भैया है एक जनरल डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। लेकिन क्या करें, जनरल से काम नहीं चलता ना। 3 इडियट में एग्जांपल देखा ही है, जनरल एग्जांपल जिप का, अप डाउन, बात सही की, लेकिन टेक्निकल नहीं था ना। इसलिए थोड़ा टेक्निकल ग्रुप वाली डेफिनेशन ले लेते हैं, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी वालों की। तो उनकी डेफिनेशन में ज्यादा कुछ हैंड पंप नहीं खोड़ा है उन्होंने, इसी का थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स का यूज करके आगे पीछे शब्दों को घुमा के उनकी डेफिनेशन है। तो उन्होंने ज्वाइनिंग प्रोसेस की जगह देखो क्या लिखा है, लोकलाइज्ड कोअलेसेंस। कोअलेसेंस का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग पार्ट्स को मर्ज करके एक सिंगल होल मास बनाना, वो होता है भाई कोअलेसेंस। तो एक टेक्निकल टर्म के लिए आपका दिमाग खराब किए जा रहे हैं ये लोग। तो वेल्डिंग क्या है? लोकलाइज्ड कोअलेसेंस है किसका? मेटल और नॉन मेटल का। अब यहां पे ट्विस्ट आया है जरा सा, ये आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से शायद इन्होंने डेफिनेशन बदली है। यहां पर इन्होंने लिखा है कि ईदर, या फिर आप बोलो आइदर यार, जो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन है वो, लेकिन मेन ये है कि यहां पर हीट के ऑप्शन में भी कुछ और दिया है। यहां पर हमें हीट के ऑप्शन में प्रेशर दिया है। तो ऐसा कहा गया है कि या तो आप हीट के एप्लीकेशन से किसी सुटेबल टेम्परेचर तक गर्म करो आपके मटेरियल्स को, और फिर प्रेशर के साथ या प्रेशर के बिना उन्हें ज्वाइंट करो, या तो इसके अलावा जो सेकंड है वो नया आया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की मदद से फिलर मटेरियल्स के साथ या उसके बिना अगर आप ज्वाइंट करते हो तो भी वो वेल्डिंग में ही आएगा। यानी यहां पर इन्होंने एक नया इनोवेशन, क्रिएटिविटी लाए नहीं है, वो साइंटिफिक टर्म की वजह से आया है और नई टेक्नोलॉजी की वजह से आया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की मदद से भी फ्रिक्शन जनरेट करके आप एटॉमिक बॉन्डिंग करा सकते हो। अब फिलर मटेरियल जो है वो दोनों के लिए, हीटिंग एप्लीकेशन और प्रेशर एप्लीकेशन दोनों में कॉमन है कि फिलर मटेरियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बस यहाँ पे यही चेंज आया कि लोकलाइज्ड कोअलिशंस और सिर्फ प्रेशर अलोन, ये टर्म आपके डेफिनेशन में हो तो भैया आप कसम खा के लिख लो कि कोई एग्जामिनर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके एक नंबर भी इस डेफिनेशन के 2 मार्क्स में से काट सके। अब अगर आपको 2 या उससे ज्यादा मेटल पार्ट को जोड़ना है तो आप ऑब्वियसली अब वेल्डिंग प्रोसेस करने वाले हो, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपकी कि हीट चाहिए। अब हीट किससे आएगी? करंट से आ सकती है और गैस से भी आ सकती है। गैस यानी वो जो भजिया खा के निकालते वो गैस नहीं, एसिटिलीन गैस, C2H2। ये गैस क्या है, कैसे काम करती है, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो शांति रखो, अपने घोड़ों को शांति से बिठा के रखो। और हाँ, हीट के अलावा अब नया जो है वो भी प्रेशर की मदद से भी आप वेल्डिंग कर सकते हो। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हम बात कर रहे थे वो है फिलर मेटल की या फिर फिलर मटेरियल की, पर ज्यादातर मेटल ही होता है तो मेटल ही रहने दो। तो कभी कभी नहीं, बाकी कई बार, कभी कभी तो नहीं बाकी बहुत बार, जब आप वेल्डिंग करने जाते हो
तो एक टर्म आता है जो होता है एज प्रिपरेशन, या फिर आपके वेल्डिंग के जो जॉइंट है उनको आप कुछ शेप देते हो, किनारों को, दो प्लेट ज्वाइन करे तो उन दो प्लेट के किनारों को शेप देते हो, या फिर कुछ भी ऐसा सेट करते हो, तो भी थोड़ा गैप तो रह ही जाता है दोनों के बीच में। अब ये जो थोड़ा सा गैप है उसको भरे बिना आपकी वेल्डिंग हो नहीं सकती। तो उसे भरने के लिए, उसे फिल करने के लिए हम फिलर मेटल यूज करते हैं, जो आप फोटो में देख सकते हैं। यहां पर ये जो लाल सर्कल बनाया गया लोखंड का सळिए जैसा आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड गैस के नीचे, वो है हमारा फिलर वायर। यानी कि आपको जो मटेरियल की कमी है वहां पर उस खड्डे को भरने के लिए, उस खाली जगह को, उस गैप को फिल करने के लिए, वो जगह के लिए जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल चाहिए वो आपको फिलर मटेरियल घुसेड़ घुसेड़ के देगा। और इसीलिए किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस में ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर फिलर मटेरियल वहां पे है तो वो एक कंज्यूमेबल है, और इलेक्ट्रोड हमारी कंज्यूमेबल नहीं है। कंज्यूमेबल यानी कि वो यूज अप हो जाएगा और इलेक्ट्रोड आपकी वैसी की वैसी रहेगी। और अगर फिलर मटेरियल नहीं है तो ऐसे केस के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम आपका जो इलेक्ट्रोड है वो खुद ही दोनों का काम कर देता है। वो खुद ही फिलर मटेरियल का भी काम कर देता है और खुद करंट का भी पास करने का काम कर देता है। तो तब हमें अलग से फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ प्रोसेस तो होते ही ऐसे हैं कि जिनमें फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा पैकेट आता है, गुच्छों का गुच्छा। होलसेल में खरीद लो भाई, फ्री में तो नहीं मिलेगा, होलसेल में मिल जाएगा, जितना फिलर मटेरियल लेना है ले लो। और जैसे कि मैंने कहा, हर बार जरूरी नहीं है कि फिलर मटेरियल घुसेड़ना ही पड़े। कभी कभी गैप बहुत छोटा यानी नेग्लिजिबल भी हो तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और ये इसका लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है कि फिलर मटेरियल है भी तो खुद भी मेटल, वो खुद भी तो पिघलेगा। तो जब आप वेल्डिंग करते हो तब वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर जनरेट होता है। उस टेम्परेचर में आपके दोनों बेस मटेरियल यानी जिन प्रोडक्ट को आप ज्वाइन कर रहे हो वो थोड़े पिघलते हैं, और उनके साथ ये नमूना फिलर मेटल भी पिघल जाता है। अब क्या होगा, ये पिघलेंगे तो जब सूखेंगे तब तक दोनों मर्ज हो चुके होंगे, तीनों मर्ज हो चुके होंगे, दो पार्ट और एक फिलर मटेरियल। तो ये तीनों मर्ज होके एक इंटीग्रल पार्ट, एक वन सेक्शन बन जाएंगे और आपका वेल्डिंग कंप्लीट कर डालेंगे। तो ये था भैया अपने एक वेलर मेटल का ज्ञान की गंगा, जो बहुत ही पकाऊ लगी मुझे तो, पर तुम्हारा मुझे पता नहीं। अब हम बात कर लेते हैं भैया कुछ वेल्डिंग के टर्म्स और उसका जनरल सेटअप। यानी कि वेल्डिंग में कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं और कुछ सेटअप होता है जो बहुत ही जनरल सब वेल्डिंग के, चाहे गैस वेल्डिंग हो, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो, कोई भी हो, उस पर आपको देखने मिल जाते हैं। तो उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उनके लिए सिंपल हम इस फिगर को घुस घुस के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का सेटअप है जिसमें हमने एसी डीसी पावर सप्लाई से इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को कनेक्ट किया है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड घुसेड़ा गया है और फिलर मटेरियल साइड से पार्टनरशिप दे रहा है। अब ये जो दो है, ये है हमारे दो बेस मेटल या फिर वर्कपीस जिनको हमें ज्वाइंट करना है। और अगर आप इधर घुस के जरा सा देखोगे तो पता चलेगा कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, प्लस यहाँ पर हमने सिंगल वी शेप दिया गया है, इनको एच प्रिपेयर कहते हैं जिसे, ताकि यहाँ पर फिलर मटेरियल अच्छे से घुस के, एकदम बढ़िया से घुस के इनको ज्वाइंट कर सके। और इसका आप क्रॉस सेक्शन भी यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जिसमें वी शेप आपको दिख रहा है, थोड़ा सा वी शेप, और इस वी शेप के अंदर और गैप के अंदर फिल हो रहा है हमारा फिलर मटेरियल। अब ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर है इसके साइड में थोड़ी सी खाली जगह होती है जहां से हम गैस को अंदर पास करते हैं। और हर बार की तरफ बता देता हूं कि आप भजिया खा के जो निकालते हैं वो वाली गैस नहीं है भैया, ये हमारी कंबस्टिबल गैस है या फिर ऑक्सीजन गैस है जो कंबशन करने में हेल्प कर रही है। ये गैस क्या करती है, तो यहां पर जहां हम वेल्डिंग कर रहे हैं, अब ये क्या बताऊं, जिस तरह हर एक नमूने की कुछ खराब आदत होती है उसी तरह मोस्ट ऑफ मटेरियल यानी मेटल्स की भी बहुत खराब आदत होती है कि उनको थोड़ी सी गर्मी क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन के साथ अफेयर चला देते हैं। अफेयर इन द सेंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि आपका वेल्ड जॉइंट जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो इसे रोकने के लिए हम वहां पे दूसरी गैस घुसेड़ देते हैं ताकि ऑक्सीजन बीच में आके काम टांग ना अड़ा सके और अफेयर ना करे। इस वजह से हमें हमारे वेल्डिंग की स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाती है और उसका ऑक्सीडेशन होके, पपड़ी होके फटना, कोरोजन होना, वो सब भी प्रॉब्लम कम आती है।
तो इसलिए यहाँ पे गैस की एक शील्ड बना देते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड होल्डर में से होके आती है। अब ये जो आप साइड में इसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हो, इसके अंदर ये जो सूजा सूजा पार्ट फिलर मटेरियल बना रहा है, उपसा हुआ, कॉन्वेक्स शेप, कॉन्केव शेप, जो बोलना है यार, सूजन वाला पार्ट, तो वो जो पार्ट है उसे हम कहते हैं वेल्ड बीड। यानी वेल्डिंग करते टाइम जो ये स्ट्रक्चर आया है पूरा थ्रू आउट पाथ, यानी जितने रास्ते पे वेल्डिंग है वो पूरा रास्ता, वो है वेल्ड बीड। उसका ऊपर वाला पोर्शन है फेस, और उसकी साइड में यानी जो दोनों पेरेंट मेटल या फिर बेस मेटल के साथ कांटेक्ट में दोनों पोर्शन, वो है हमारे टो। अब फेस के ऑपोजिट यानी सबसे नीचे गैप के पास, वहां पे आता है भैया रूट, यानी आपके वेल्डिंग के नीचे का ऑपोजिट साइड का पोर्शन। और जो रूट के साइड का पोर्शन है वहां पर जो आपके एच प्रिपरेशन के कांटेक्ट में आ रहा है फिलर मटेरियल, वो पोर्शन है भैया आपका लैंड। अब इसके अलावा ये जो हमारी थिकनेस है दोनों मटेरियल की, इसको बोलते हैं थ्रोट। हाँ पता है मुझे, कोई सेंस नहीं बनाते ये बात कि थ्रोट यहाँ पे क्यों लिखा है। थ्रोट यानी तो गला होता है, तो गला किसी एंगल से नहीं है भैया, सही बोल रहे हो तुम, पर क्या करें, जिन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को बनाया हमारे पूर्वजों ने, उनको बड़ा सेंस लग रहा था इस बात में। तो अब मेरे ख्याल से एक जनरल सेटअप आपके दिमाग में घुस गया होगा, और एक इनके टर्म्स आपको पता चल गई होगी कि एच प्रिपरेशन क्या है, गैप क्या है, इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, फिलर मेटल कहाँ है लगता है, और फेस क्या है, थ्रोट क्या है, वर्कपीस कौन सा है, ये सब वगैरह वगैरह बात आपके दिमाग में घुस गई होगी। तो अब आप थोड़ा आगे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये कौन आ गया फिर से, इनको सही में कसम खा के बैठे हैं कि शांति बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखते हैं क्या फालतू सवाल लाए। हेलो सर, मैं कैलविन बोल रहा हूँ। सर, ये जो आपने वेल्डिंग समझाई, बहुत मजा आई, बहुत अच्छा समझाया। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है दो वर्क पीस के बीच में कि वो चिपक जाते हैं, यानी उनका वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, कि क्या सिद्धांत पे ये वेल्डिंग की जाती है सर, वो समझा दो ना। अरे भगवान, अब आप लोग ही बताओ भाई कि इन गधों, नहीं गधे नहीं, हर बार की तरह गधों का नाम इनसे रिलेट करके गधों बेचारों को शर्मिंदा नहीं करना है। इन निकम्मों को लिए क्या शब्द दूं मैं, ऐसे फालतू सवाल पूछते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती इन्हें कि किसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। जो चीज मुझे बुक में एक बार पढ़ने से खबर पड़ जाएगी, मुझे पता चल जाएगी, उतनी भी मेहनत नहीं करनी। अपने आलसी पने की हमें दाद देनी पड़ेगी, इनके आलसी पने की, कि वेल्डिंग का प्रिंसिपल यानी उसका सिद्धांत, कि वेल्डिंग आखिर में होती कैसे है, वो डिटेल में स्टडी करना है इन्हें। चलो देखते हैं। तो भैया बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी मेटल या प्लास्टिक को अगर हीट किया जाए एक सुटेबल टेम्परेचर तक, तो उनके बीच में एक जॉइंट ऐसा मिल सकता है जो उन दोनों को हीटिंग करने पर, सॉफ्ट करने पर, और वापस जब वो ठंडे हो तब फ्यूज होने के बाद बनता है। तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि किसी भी मटेरियल को गर्म करो तो पिघलने लगता है, यानी सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होते रहे। और प्लास्टिक भी वैसा ही है, वो एक नॉन मेटल है। इसलिए आजकल वेल्डिंग में मेटल और नॉन मेटल को भी लिया जाता है कि नॉन मेटल्स की भी वेल्डिंग होती है। तो अगर आप किसी चीज को गर्म करो तो सॉलिड से लिक्विड के बीच में या सेमी सॉलिड फेज या सेमी लिक्विड फेज में वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी सॉफ्ट हो जाती है। और इस सॉफ्ट कंडीशन में अगर दो चीजें साथ में चिपक चिपक के रह रही हो तो उनके बीच में चुम्मा चुम्मी का लेन देन तो होगा ही, यानी एटॉमिक ट्रांसफर होगा। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो फ्यूज होने की ट्राई करेंगे, तो उनके सरफेस वहां पे फ्यूज होंगे और वहां पर आपको एक जॉइंट मिलेगा, आइडियल जॉइंट। तो ये था भाई बेसिक हमारा वेल्डिंग का प्रिंसिपल। अब इसके लिए हमें लगता है भैया बॉन्डिंग फोर्स, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं, बॉन्ड चिपका चिपकी वाला बॉन्ड, वो वाला बॉन्डिंग फोर्स। तो बॉन्डिंग फोर्स जो इन एटम्स को, आयंस को या फिर मॉलिक्यूल्स को एक सॉलिड की तरह बांध के रखता है फ्यूजन होने के बाद, वो हमें कब मिलता है। तो ये बॉन्डिंग हमें इन तीन कंडीशन पे मिलती है जो अभी आप देखेंगे। तो पहली,
कि जो सरफेस लेयर को आप ज्वाइंट कर रहे हो यानी चिपकाने वाले हो उनके अंदर कंटामिनेशन का लेयर निकालना पड़ेगा। दूसरा कि रिकंटामिनेशन रोकना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है कि पहले ही अगर उसको निकाल दिया और वापस कर दिया तो क्या हिड़खाक कुछ किया तुमने, पहले कंटामिनेशन निकाल दिया लेकिन ज्वाइंट करने के बाद फिर कंटामिनेट हो गया तो क्या क्या फायदा होगा उसका। तो रिकंटामिनेशन को भी रोकना है। और थर्ड कि दोनों सरफेस जिनको आप ज्वाइंट कर रहे हो उनको स्मूथ करो, फ्लैट करो एक दूसरे के साथ में और परफेक्टली फिट हो इस तरह से एडजस्ट करो। इसलिए हमें एच प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और रिकंटामिनेशन को रोकने के लिए हम वहां पे गैस शील्ड बनाते हैं और कंटामिनेट सरफेस को निकालने के लिए हम उनको पहले से ही थोड़ा मशीनिंग करके रखते हैं। तो इस तरह से ये तीन चीजों को हम पूरा करें तो हमें रिक्वायर्ड बॉन्डिंग फोर्स मिल जाता है जो दोनों जॉइंट को बनाए रखता है। अब ये तो बात ही जनरल, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिमाग हिला देने वाली बात है कि कुछ ऐसे डिफॉर्मेबल मटेरियल यानी जो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं उनके अंदर रैपिडली अगर आप दोनों सरफेस को पास लाओ एकदम हाई प्रेशर हाई स्पीड के साथ तो वहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है और दोनों शेप एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो चिपक जाते हैं और इसकी वजह से वहां का सरफेस लेयर टूट जाता है और दोनों इंटीमेट कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर किसी टाइप की हिट दिए बिना डिफॉर्मेबल मटेरियल्स के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से भी आप वेल्डिंग कर सकते हो। ये है भैया हमारे पुराने जमाने की वेल्डिंग जो बहुत पहले इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें हम दो पीस को पहले तो शेप एक जैसा ऑपोजिट बना देते थे और उनको हथौड़े से मार मार के फ्रिक्शन प्रेशर और एकदम स्पीड की वजह से उनको वेल्ड करते थे बिना किसी हाई टेम्परेचर फ्लेम के या फिर बिना किसी करंट के। तो ये थी भैया फोर्ज वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो बहुत पहले चला करता था, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर हमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलती जो आज की लेटेस्ट गैस वाली वेल्डिंग या फिर इलेक्ट्रिक करंट वाली वेल्डिंग से मिलती है। अब हर बार का है इनका तो भाई कि एक बार मुझे ऐसा डिस्टर्ब कर दिया बाद में मेरा खुद की इच्छा नहीं होती कि ऐसे फालतू लोगों को और दिमाग खराब कराऊं। यानी पता चल जाता है ना कि तुम लोगों की लिमिट होने आ गई तभी ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो चलो तुम्हें थोड़े छुट्टी देता हूँ, ब्रेक देता हूँ और आज का लेक्चर यही खत्म करता हूँ। और पहली बार अगर आए हो तो उस लाल बटन पे दबा देना और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जरूर आते रहना। तो अगली ज्ञान की गंगा बहाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट 3 में।